हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एडिवर्स न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 2 नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, द फर्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू जीएसटी। अक्टूबर जीएसटी रेवेन्यू जो है क्रॉस कर दिया गया है 1.51 लाख करोड़। ये बहुत अच्छी खबर है अपने लिए, है ना। तो जीएसटी का जो रेवेन्यू है 1.51 लाख करोड़ ये पहुंच चुका है। अभी आज मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, वो ये है कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, साथ ही कमेंट सेक्शन में मैंने पिन भी कर दिया है, तो वहां से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज हमने कुछ नई नई चीजें रखी हैं आप लोगों के लिए, तो आगे लेक्चर के साथ आपको पता चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक न्यूज है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बीजेपी एमएलए। तो हमें कोई नहीं जाना यहाँ पे, है ना, जानने की जरूरत नहीं है किसको डिस्क्वालीफाई किया, क्या किया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए की आज। क्लियर, हम बात करेंगे। या देखिए, गूगल प्ले जो बिलिंग सिस्टम है अभी उसे होल्ड में कर दिया गया है। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब इसमें क्या है कि ये चीज हम पहले भी प्रीवियस आर्टिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है फाइन लगाया था। चलिए बताइए, कंपटीशन कमीशन के ऊपर आपको कमेंट सेक्शन में 2 से 3 लाइनें लिखनी है ना। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, कैसी बॉडी है, कितने मेंबर्स हैं इसके, ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, क्योंकि हम ये प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। आज जो आर्टिकल एक छोटा सा और निकल के आया वो है सैफ्रॉन फील्ड्स टर्न स्टेज फॉर टूरिस्ट शॉट्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जनरली बताया गया है कौन कौन से कैसे कैसे चीज़ें जो है सेफ्रॉन आ रहा है, कितना % इंक्रीज हुआ, कितना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ्रॉन हमारे लिए यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ, सेफ्रॉन के ऊपर पूछा जा चुका है, याद रखना है, ठीक है ना। इसलिए हम सेफ्रॉन का देखेंगे इसके बारे में। सेफ्रॉन कल्टीवेशन इज बिलीव टू हैव बीन इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स अराउंड 1st सेंचुरी बीसी। तो ऐसा माना जाता है कि 1st सेंचुरी बीसी में इसे जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर। क्लियर हुआ। देन इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, मैंने पूरा डिटेल लिख दी है पीडीएफ से, आप इसको जाकर रीड कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, बार बार रिवाइज करना है आपको। सेफ्रॉन कहां हो सकता है, इट इज द ओनली सेफ्रॉन दैट इज ग्रोन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो देखिए, ये सिर्फ ऐसा सेफ्रॉन, एक सिंपल आप कह सकते हैं कि ओनली सेफ्रॉन है जो कि 1600 से 1800 मीटर अबव जो है ग्रो होता है, कल्टीवेट किया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट। ये कितने टाइप्स के होते हैं याद रखिएगा, इसके टाइप्स जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। लच्छा सैफ्रॉन, पहला नंबर लच्छा, दूसरा नंबर मोंगरा, तीसरा नंबर गुच्ची। गुच्ची तो याद ही रहेगा आपको, मोंगरा भी याद रहेगा, लच्छा बस याद करना है। लच्छा मोंगरा गुच्ची, लच्छा मोंगरा गुच्ची, 3-4 बार रिपीट करिए, याद हो जाएगा। लच्छा मोंगरा गुच्ची, मतलब बड़े अच्छे बड़े प्यारे से नाम है, लच्छा मोंगरा गुच्ची। क्लियर। तो तीनों नाम याद रखना है ना। 3 टाइप्स के पाए जाते हो, तीनों के नाम को याद रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है, इट हैज अ लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मास, नेचुरल डीप रेड कलर देखने को मिलता है, हाई एरोमा देखने को मिलता है, बिटर फ्लेवर देखने को मिलता है और केमिकल फ्री प्रोसेसिंग इसकी रहती है। क्लियर। अब कश्मीर सेफ्रॉन में और याद रख सकते हैं कि ये हेल्थ से रिलेटेड चीजों में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, इसका मेडिसिन में यूज होता है ना। तो अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है इसके यूजेस को। जीआई टैग मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट, कश्मीर को जीआई टैग मिला है सेफ्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है ना, जीआई टैग। ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन एंड इंडिया इज क्लोज कॉम्पिटिटर। तो इंडिया भी 2nd नंबर पे है, मतलब एक तरीके से पीछे है ईरान से, बट आप कह सकते हो कि हम जो है कंपटीशन उसको दे रहे हैं, है ना। अब इन केस इन फ्यूचर हम इससे ईरान से आगे भी जा सकते हैं। तो ईरान अभी वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेफ्रॉन का, है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा सेफ्रॉन। चलिए, 2nd आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। इससे रिलेटेड मैं आपको डिटेलिंग दूंगा, आपको जाके ये पूरा आर्टिकल रीड करना है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए से रिलेटेड मैं पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां से लिंक से ज्वाइन कर लेना है।
अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं खुल रहा है, तो क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में जाना है, वहां पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, @eduverse_news_analysis, एजुवर्स न्यूज एनालिसिस अगर आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, है ना, और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया है, देखिए बहुत कंफ्यूज करते हैं यूपीएससी वाले, क्या करते हैं वो, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है ये बताया गया, यहां पे क्या बताया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत वो क्या कर देंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब आपको देंगे यही पॉइंट, है ना, आप याद करके गए, अ पर्सन बीइंग चूजन एस एंड बीइंग एन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, जिस पर्सन को चूज किया गया है, इफ ही सेल, किस बेसिस में उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अगर वो क्या करता है, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, एक्सेप्ट मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एक्सेप्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, अगर जिसने स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ने जिस ऑफिस को मना करके रखा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा, उसके अलावा और मिनिस्टर के अलावा अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो वो जो मेंबर है वो एमएलए या फिर एमपी के पोस्ट से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट से हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? अब यही चीज आपको देंगे, सेम स्टेटमेंट उठा के देंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, क्या बोलेंगे, इट इज रिटन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर क्वेश्चन में रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस चीज का है, तो आप बोलेंगे हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सही है, फिर आपको ये दे देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की जगह चेंज करके क्या दे देंगे कि इट इज रिटन अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ ये डिस्क्वालिफिकेशन तो होता है, मुझे मालूम है अच्छे से, लेकिन यहां पे क्या नहीं होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजों में डिफरेंस है और दोनों चीजों को अच्छे से याद रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट आपका? चलिए, है ना, इस तरीके से अपने को स्टडी करनी है कि आप डिफरेंशिएट कर पाए। जहां पे भी क्वेश्चन कंफ्यूज करता है मैं बताता चलूंगा, ध्यान से अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, डेली एनालिसिस को, डेफिनेटली निकलेगा, एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है ना। इफ he she is unsound mind stands so declared by the court, अगर अनसाउंड माइंड है और वो कोर्ट ने डिक्लेयर किया है तब उस बेसिस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ ही सी इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो उस बेसिस में किया जा सकता है। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज अ वॉलेंटरी एक्वायर्ड सिटीजनशिप, फॉरेन स्टेट्स इज अंडर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस ऑफ फॉरेन स्टेट, मतलब इंडिया का सिटीजनशिप उसने लॉस कर दी एक तरीके से। कहीं अगर इंडिया का सिटीजन है और बाहर जाके कहीं पे भी बाहर का चोरी से सिटीजनशिप ले ली या कहीं ले लिया तो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर हुआ, है ना। तो चिंटू जी थे हमारे, चिंटू जी ने क्या किया, चिंटू जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, है ना, अब या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कह सकते हो आप, जो भी आपको कहना हो। अब यहाँ पे तो मेंबर थे पर ये बाहर गए, अब इनको भैया दिखा यार क्या बढ़िया यहाँ पे देश है, क्या बढ़िया यहाँ की सड़कें हैं, उनको बड़ा मजा आया वहाँ पे, है ना। यहाँ से पैसा कमा लिया इन्होंने, बहुत सारा रिश्वत ले ली, बहुत पैसा ले लिया। अब चिंटू जी तो ठहरे, है ना, तो चिंटू जी वहां जाके क्या कर लिए, वहां के सिटीजनशिप ले लिए। वहां के लोगों ने बोला भैया आप तो यहीं ठहर जाओ, आप कहाँ जा रहे हो, इंडिया इंडिया, है ना। तो इन्होंने ले ली, लेकिन इनको पार्लियामेंट भी रहना था क्योंकि पैसे का स्रोत तो यही है, पैसा तो यहीं से आ रहा है, तो वो चुपचाप यहाँ पे आ गए। लेकिन कहीं से गुप्त सूत्रों से पता चला, क्या पता चला गुप्त सूत्रों से, कि भैया इन्होंने फॉरेन का सिटीजनशिप ले ली तो यहाँ पे इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही आपने फॉरेन की सिटीजनशिप ली आप इंडिया की सिटीजनशिप लूज कर चुके हैं ऑटोमेटिक। क्लियर हुआ? अगर आपने सिटीजनशिप ही लूज कर दी तो फिर क्या होगा, फिर तो खत्म, कहानी ही खत्म हो गई है, आप रह ही नहीं गए, है ना। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? जी हाँ, अगर आपने सिटीजनशिप लूज कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इफ इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी लॉ बना है इस बेसिस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना। पार्लियामेंट बना, कोई भी लॉ बना के लिया है कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट जो है पार्लियामेंट ऐड कर सकती है। क्लियर हुआ? दो आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 327 एंड 328 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंफर्म करता है, पावर ऑफ एन पार्लियामेंट, पावर ऑन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों को देता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल देता है, 327, स्टेट लेजिस्लेचर को कौन सा आर्टिकल देता है, 328। याद रखिएगा दोनों रिस्पेक्टिवली है। 327 किसका है, पार्लियामेंट का है, 328 किसका है, स्टेट लेजिस्लेचर का है। क्या देता है पावर, टू मेक रूल्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रूल्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951,
ये कौन से पॉइंट्स रखता है डिस्क्वालिफिकेशन के, सामने है आपके, फटाफट रीड कर लीजिए। ही मस्ट नॉट बी हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑन अ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं की हो, इलेक्शन ऑफेंस वगैरह नहीं किया हो इस तरीके से, है ना, अगर किया है तो फिर डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको हम, ठीक है। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफिस रिजल्टिंग द इम्प्रिजनमेंट और 2 और मोर ईयर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा साल का अगर उसको जेल की सजा हुई है ना, नहीं हुई हो तब चलेगा, अगर हुई है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है यहां पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस नहीं बनेगा। क्लियर वो पॉइंट, चलिए। उसके खिलाफ कोई भी जो है अकाउंट इलेक्शन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो है विद इन अ टाइम फ्रेम में क्या किया ना किया हो, लोड एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन अ टाइम, है ना, तो कंप्लेन ना फाइल की गई हो, ये आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विसेज, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व ना हो, उसका इंटरेस्ट ना हो, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा, मतलब एक देखिए ये हमारे हैं कौन सी, गोलू जी। अब देखिए कुछ नए कैरेक्टर को भी ले आते हैं ना, चिंटू जी तो परेशान हो गए, आप बोलेंगे भैया हर जगह आप चिंटू जी को ले आते हो, अभी चिंटू जी तो बाहर चले गए तो डिस्क्वालीफाई हो गए, अब दूसरों को ले आइए तो हमारे आगे गोलू जी। अब गोलू जी क्या कर रहे हैं, देखिए गोलू जी तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब ये बोलते हैं देखियो भैया हम आपको दिला देंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रिज बनने का बड़ा सा ब्रिज है ना, जैसे अभी ब्रिज टूट गया लापरवाही की वजह से, है ना, ध्यान नहीं दिया गया, मरम्मत अच्छी से नहीं की गई गुजरात के अंदर, है ना, तो ऐसे आप न्यूज, तो उन्होंने ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया किसी को, है ना, अपनी जुगाड़ से। अब गोलू जी तो बड़े जुगाड़ू आदमी हैं, उन्होंने दिलवा दिया। अब इन्होंने बोला भैया देखो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिला है, हमको पैसा चाहिए। अगर आप इस तरीके से इंटरेस्ट कुछ शेयर ले लिया या कुछ इस तरीके से काम कर लिया तो एक डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी वर्क में, किसी भी सर्विसेज के अंदर, इस तरीके से आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्लियर हुआ? ओके। He must not be a director or managing agent or hold office of profit in corporation in which government has at least 25% शेयर। गवर्नमेंट का जिस भी चीज में 25% या उससे ज्यादा का शेयर है वहां पे इनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना, वहां पे इनका ऑफिस होल्ड नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट हैव डिसमेंटल द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर द करप्शन के चार्जेस अगर हैं या करप्शन बहुत ज्यादा लेवल पे लिया हुआ है और साबित हो गया तो वहां पे आपको हटा दिया जाएगा। गोलू जी को फिर हटा देंगे अपन, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करना है, रीड करना है ना। अगर आप प्रीच करते हैं पनिशमेंट, अगर आपको मिला हुआ प्रैक्टिस करते हैं सोशल क्राइम जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, डाउरी हो गया, सती हो गया, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल हटा ही देना चाहिए यार ऐसे लोगों को। तो बिल्कुल, अगर ऐसे लोग अगर देश में रहेंगे, मतलब एक तरीके से एमएलए और एमपी की पोस्ट में रहेंगे तो फिर तो देश कहां ही जाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल पहले नंबर पे हटाना चाहिए, है ना। गवर्नर डिसीजन इज फाइनल, अगर गवर्नर जो डिसीजन लेता है एमएलए के केस में वो फाइनल हो जाता है। वेदर मेंबर हैज बिकम द सब्जेक्ट ऑफ एनी अबव डिस्क्वालिफिकेशन, अगर ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी चीज अगर निकल के आती है तो वो गवर्नर का डिसीजन यहां पे फाइनल होगा। क्लियर? हाँ, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक ओपिनियन ले सकता है, किससे, इलेक्शन कमीशन से एक ओपिनियन ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सकता है। अभी हमने देख लिया, अब हम तीसरा देखेंगे क्या, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन तीनों लेवल में हमने कवर कर लिया है। पहला कवर किया हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, दूसरा कवर किया हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत क्या है, और तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं डिफेक्शन के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिफेक्ट कैसे होंगे। अब डिफेक्शन के अंदर पढ़ लेते हैं अपन। बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। जो 10th शेड्यूल है उसमें जो भी प्रोविजन दिया गया है उस प्रोविजन के अंदर आपको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको गोलू जी को क्या कर देंगे, हम डिस्क्वालिफाइड कर देंगे अगर इसके अंदर, तो ये आपको याद रखना है ना। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय चेयरमैन। जो 10th शेड्यूल है उसको कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन डिसाइड करता है। किस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और स्पीकर डिसाइड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। सेम बेसिस में अगर अपन सेंटर पे जाएंगे तो चेयरमैन डिसाइड करेगा कहां पे, राज्यसभा के अंदर, और स्पीकर डिसाइड करेंगे कहां पे, लोकसभा के अंदर। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। देन पहले क्या होता था कि इन्होंने डिसीजन दे दिया चेयरमैन ने, और जो अथॉरिटी है टॉप अथॉरिटी चेयरमैन ने और स्पीकर ने, और वो डिसीजन फाइनल हो गया। लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस होता है, उसके बाद रूलिंग होती है द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन और स्पीकर इन द रिगार्ड टू सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर रहेगा। हाँ,
आप स्पीकर जो है पहले डिसीजन दे दे, सारी चीजें हो जाए, तब ये चीज जो होगी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर होगी। क्लियर वो पॉइंट? आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट यहां पे बताए हैं, तीनों ग्राउंड्स बता दिए डिस्क्वालिफिकेशन के, तीनों में डिफरेंस बता दिया। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्या होता है ना कि आप एक चीजें पढ़ते हैं, है ना, जैसे सपोज आपने आरपीए के द्वारा पढ़ लिया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लिया, फिर आपने डिफेक्शन पढ़ लिया, आपने तीनों एक साथ नहीं पढ़े। जब अगर आप तीनों एक साथ पढ़ेंगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, है ना, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नीचे आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखना है, इसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे यहां से, है ना। यहां पे पॉज कर लीजिए फटाक से, इसके बाद अपन चलते हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा, पॉज करके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया, हम बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया की, है ना, अभी आपने पढ़ा। द लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। ऐसा है? आई डोंट नो। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए ध्यान से, लॉ स्पेसिफाई करता है, यहां पे बोल रहा है कि लॉ स्पेसिफाई करता है नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर को, है ना। पता होगा आपको कि पार्लियामेंट के अंदर और लेजिस्लेचर के अंदर भी क्या होता है कि कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। जैसे कि हमारे ढोलू, ये आ गए हमारे नए आदमी ढोलू, तो ढोलू साहब को अपॉइंट कर दिया गया है, नॉमिनेट किया है ना। तो क्या वो कोई पार्टी, क्या ऐसा होगा कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन न करें 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटेड हाउस, जब जैसे उनको हाउस के लिए अपॉइंट करना? जी सरासर गलत है, ये गलत लिखा हुआ, कैन नॉट नहीं आएगा, उनको 6 महीने के अंदर ही अंदर ज्वाइन करना होगा कोई ना कोई पार्टी को। क्लियर हुआ पॉइंट? ये ऐसा खेलता है, देखिए यूपीएससी कैसे खेल रहा है आपके साथ, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया, कैन नॉट। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल फटाफट पढ़ते जा रहे, 2022 का रिसेंट का क्वेश्चन है आपको, है ना, तो याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो 2 मिनट में सॉल्व कर लिया था मैंने, है ना। तो कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो ये गलत होगा, इट कैन ज्वाइन, उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्लियर? द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, बिल्कुल गलत है। ये रिसेंटली ये चीज हुई थी, केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं देखिए, आपको डिफेक्शन के जो केसेस हैं आप उसको फटाफट निपटाइए, वरना क्या होता था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते थे बैठे रहते थे लेके, भैया हमको नहीं करना काम, ढोलू जी हैं हम तो हैं, हमारा नाम है ढोलू जी, हम तो भैया डिस्क्वालिफिकेशन केस आया, ये तो हमारी पार्टी का है, एक काम करते हैं 5 साल की सरकार है, 4 साल तक लटकाते हैं, 1 साल तो बीत ही चुका है, क्या दिक्कत है, अगले साल इलेक्शन होगा फिर देखा जाएगा। इन्होंने ले लिया, हाँ भैया हम डिस्क्वालिफिकेशन का केस तो ले रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम जो है डिसाइड करते हैं थोड़े टाइम पे, इन्होंने ऐसा बोल दिया, बस चल रहा है ढोलू जी। अब ढोलू जी बढ़िया बैठे हुए हैं और ढोलू जी के मित्र गोलू जी बढ़िया अपना ऐश कर रहे हैं, डिस्क्वालिफाइड हो ही नहीं रहे हैं। तो ये केसेस ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दी थी, इसका आंसर बी है कि इसको 6 महीने के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है और डिस्क्वालिफिकेशन केस बताना है कि आप कर रहे हो यस या नो, दोनों चीजें बताना है ना, रोक के नहीं रखना है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं, एंड काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे आर्टिकल आज आए हुए हैं। द ट्रुथ अबाउट द इंडियन स्टोरी, ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा आर्टिकल लगा मुझे। इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है इररिलेवेंट थे वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, वो पॉइंट्स ऐसे रिलेवेंट हैं कि उसमें सिर्फ डेटा दिया गया है, डेटा के थ्रू चीजों को समझाया गया है, तो इतने डेटा को आपको याद नहीं रखना है ना। जो डेटा याद रखना है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ये कहते हैं, राइटर जो हैं इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे, ये कहते हैं कि इकोनॉमी कैसे इंडिया की परफॉर्म कर रही, वो इतनी बहुत अच्छी बात है। इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ हमारा कितना है 8.7%, बोलते हैं लेकिन सर जी जीडीपी ग्रोथ 8.7% है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी तो देखिए कितना है, जीडीपी का रिवर्स कर दीजिए, पॉइंट की वजह से 7 को इधर ले आइए, 8 को इधर ले आइए, 7.8%। आप कभी बोलोगे आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 7.8%, मेरे साथ आपको बोलना है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं चीजों बोलने को बोल रहा हूं तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है। अगर आप रिपीट करेंगे, लेक्चर में इन्वॉल्व होंगे, याद रख पाएंगे, चीजों को सीख पाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% है और जीडीपी ग्रोथ 8.7% है। इस तरीके से आप याद रखिए। ये डेटा रिसेंट का है, अक्टूबर का डेटा है ना, तो रिसेंट का डेटा है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बिल्कुल इकोनॉमी की ग्रोथ देख के। लेकिन आप यहां पे रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है।
ये कहते हैं कि आईएमएफ वगैरह ने कट कर दी, ये कहते हैं कि द फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, टू स्पेशल वरीज क्या है, गिवन दैट मोस्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोथ ऑक्यूरिंग एट द टॉप एंड, मतलब जो हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो टॉप से हो रही है ना। ऐसा समझ लीजिए कि एक कंट्री है इंडिया, आपकी कंट्री, हमारी कंट्री, हम सबकी कंट्री, भारत देश हमारा। अब ये जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ये बहुत कम लोग हैं, है ना। कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। और नीचे जो है ये प्रॉपर मिडिल क्लास। बोले जो इंडिया की ग्रोथ हो रही ना वो इनकी हो रही है ग्रोथ, एक्चुअल में इनकी ग्रोथ हो रही है, तो ओवरऑल ग्रोथ हो रही, मतलब यहाँ पे ग्रोथ तो हो रहा है बट क्या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। याद रखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का मतलब है कि सब लोग एक साथ डेवलप कर रहे हो, उससे डेवलपमेंट करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हुआ पॉइंट? देखिए ध्यान से दीजिए कि अगर ग्रोथ हो रही है, सिर्फ टॉप एंड से ग्रोथ हो रही, तो वो ग्रोथ मायने नहीं रखती है। ग्रोथ क्या मायने रखती है कि एक सबसे नीचे वाला आदमी, जो सबसे पुअर आदमी है, सबसे गरीब आदमी है देश का, वो भी जब अच्छे लेवल पे ग्रोथ करे तब असली ग्रोथ मानी जाएगी। तो सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अगर ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ अच्छी मानी जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको, है ना। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। अब यहां पे ये लोग राइटर यही कर रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है, रैंकिंग डिस्प्रोपोर्शनेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है, बट दूसरे सेक्शन और बाकी जो सोसाइटीज हैं और वो जो कि बहुत ज्यादा है उसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत ही नेगेटिव सा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जब भी क्रिटिसिज्म के लिए आया आप इस चीज को पुट कर सकते हैं, है ना। आपको क्रिटिसाइज करना है जीडीपी वगैरह, तो आप ये लिख सकते हैं कि कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और डिस्प्रोपोर्शनेशन बेसिस में जो हो रहा है ग्रोथ हो रही है ना। प्रॉफिट का जो शेयर है वो अलग अलग है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। इट इज लाइकली टू सेगमेंट द पॉपुलेशन आर एक्चुअली विटनेस द नेगेटिव ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि बहुत ही लार्जर सेक्शन इंडिया के अंदर है, वो क्या है, वो नेगेटिव ग्रोथ को इंपैक्ट कर रहा है। बाकी सेक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए ओवरऑल हमको पॉजिटिव दिख रहा है। ये चीज कह रहे हैं। फिर ये एक चीज यहाँ पे ये बताते हैं कि वेयर इंडिया स्पेशली पुअरली इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई इन अक्टूबर, इट इज टू 7.8%, हमने देखा। फिर ये बताते हैं कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है ये जो डेटा अभी हमने पढ़ा है। अब हम ये बताते हैं कि 15 से 24 साल तक के जो लोग हैं जो कि देख रहे हैं काम को मतलब वो जॉब चाहते हैं पर उनको जॉब मिल नहीं रही, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? 15 से 24%। वो जो रेट है परसेंटेज डज नॉट फाइंड एनी स्टैंड 28.3%, जो कि बहुत ज्यादा है ना इंडिया के कंपैरिजन में। अब देखो बाकी देश से कंपेयर करते हैं, ईरान में 27.2%, इजिप्ट में 24%, सीरिया में 26%। इतनी जो ऐसी इकोनॉमी की कंट्री है उनसे हम कितना पीछे हैं, उनसे तक पीछे हैं। आप सोचिए, इंडोनेशिया 16%, मलेशिया 15%, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश 14% भाई, और हम कहाँ पहुंच रहे हैं 28.3% में। तो ये चीज भी आपको रटना है और याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। इसके मैंने हल्के से नोट्स बनाए हैं जो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, है ना। ये देख लिया आप, इंडियाज फ्रंटलाइन इन सॉरी ये तो एयर पॉल्यूशन का है। इंडिया से स्टोरी, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई 7.8% है अक्टूबर 2022 में। जीडीपी ग्रोथ 8.7%। प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ द इंडियाज ग्रोथ ऑक्यूरिंग एट द टॉप एंड में ग्रोथ हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है। लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विटनेसिंग नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप हो रहा है कंपेयर टू इट्स ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। जो इंडिया का परफॉर्मेंस है वो ऐसे, यहाँ पे देखिए केस स्टडी एक तरीके से दी गई है, आप इस पूरे आर्टिकल को रीड करना है ना। मतलब मैं जो ऐसा पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ सुन के नहीं रहना है, आपको जाना है और क्या करना है, इसको रीड भी करना है। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपने जो पुराना पास्ट था इंडिया का, उस तरीके से कैसे हम 9.3%, 9.2%, 10.2% की हमारी ग्रोथ देखने को मिली थी, है ना। लेकिन अभी हमारी ग्रोथ किस तरीके से नेगेटिव, मतलब बहुत कम जा रही है। तो वो अपने पास्ट से परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं हम। लो इन्वेस्टमेंट, ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा लो है। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो है ना। और उसका रीजन क्या है? ट्रस्ट इज द मेजर ड्राइवर फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे? आप किसी भी चीज में कब इन्वेस्ट करते हो? जब आपको उस चीज में भरोसा होता है ना, तभी आप इन्वेस्ट करते हो। फिर ये कहते हैं कि ये देखिए, ये कहते हैं कि इंडिया का जो मतलब इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज्यादा कम है। कैसे कम है वो देखिए आप। ये कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है हमारी NI नेशनल इनकम। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए व्हाट इज नेशनल इनकम। ये आपका होमवर्क है, बताइए जल्दी से। आपको अभी पॉज करना है, कमेंट करना है। नहीं आ रहा है तो गूगल में सर्च कीजिए और फिर उसको कमेंट कीजिए। आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे आप
इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको चीजें लंबे समय तक याद रखेगी। मेरी बात को ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी। एक बार करके देखिए, ना रहे तो फिर कहिएगा। तो नेशनल इनकम क्या है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। स्पेंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट जैसे रोड, ब्रिज, फैक्ट्रीज, है ना, ह्यूमन कैपिटल जैसे कि स्कूल वगैरह हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत कम है। और अगर ऐसी जगह पे कम है तो लॉन्ग टर्म में इंडिया जो है बहुत नेगेटिव में जा सकता है। तो ये ऐसा कह रहे हैं, इंडिया हैज अ स्लो ग्रोथ। तो इस चीज में इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्लो है। सिर्फ बुक्स में और इन सब में दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर इंडिया को ऊपर उठाना है ना, तो क्या करना होगा, इन सब में इन्वेस्टमेंट हमको करना होगा। क्लियर? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। और अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल है ये। अब एयर पॉल्यूशन है और उसके लिए जो लिंक किया गया है वो है एसपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपको कमेंट सेक्शन में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में लिखना है। मैं आपको यहां पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बताऊंगा। एसपीसीबी, देखिए इसके नोट्स तैयार कर रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, है ना। आपका कितना आसान कर देता हूं आपका सारा काम, है ना। देखिए, इंडिया का फ्रंट लाइन इन्वायरमेंटल रेगुलेटर कौन है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट के अंदर। और यूटीज के अंदर कौन है? यूटीज के अंदर कौन है? पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, बोर्ड की जगह कमिटी डाल देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूपीएससी इस साल ही क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड की जगह पे कमिटी डाल दिया था, बच्चे कमिटी टिक करके आ गए थे और उनका आंसर गलत हो गया था। इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ऐसा पढ़ के निकल नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फ्रंट लाइन है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी यूटीज के लिए है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट के लिए है। अब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ पॉइंट्स देखेंगे अपन, है ना। चलिए, कॉन्स्टिट्यूट अंडर वाटर किसके तहत ये बना था? क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा चुका है। एनजीटी, और ये दो ऑप्शन थे, एनजीटी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दो ऑप्शन थे, है ना। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी उसी तहत बनना है। तो कल को क्वेश्चन इसके ऊपर भी अराइज हो सकता है, याद रखना है। किसके तहत बना है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, याद रखिएगा, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया है। एयर पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये देखिए, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत इसकी पावर्स को और बढ़ाया गया। पहले वाटर तक सीमित था, फिर इसमें एयर को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। क्लियर? अब कुछ मैंने तीन पॉइंट में कैटेगराइज किया इस आर्टिकल के अंदर ही पॉइंट से। देखिए, जो पॉइंट्स बताता हूं ना, एक नोट्स आप तैयार कीजिए। क्या कीजिए, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। आप A4 साइज का पेपर लीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, A4 साइज का पेपर लेना है। एडिटोरियल्स के अंदर जो 1 से 2 पॉइंट आएंगे उसको लिख लेना है। आपने पॉल्यूशन टॉपिक डाला, ठीक है, पॉल्यूशन टॉपिक डाला, पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे, है ना, इस पॉइंट्स पे लिख दिए। कल को मैं फिर से कोई आर्टिकल डिस्कस करता हूं जिसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे मैंने प्रीवियस आर्टिकल्स में डिस्कस किया था पहले, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अपने। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। एक जगह पे आपको फैक्ट्स भी लिखना है और आपको पॉइंट्स भी लिखना है, और इन सबको मल्टीपल जगह पे यूज करना है। वो मैं यूजेस आपको आगे आगे चल के इसको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है ना। यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बच्चों को यूज करना नहीं आता है, तो यूज करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अपन आंसर राइटिंग का सेशन रखेंगे, अपन धीरे धीरे से बढ़ाएंगे इस चीजों को, है ना। जैसे भी आप लोगों का रहेगा रिव्यू, उस तरीके से हम चीजों को बढ़ाएंगे। चलिए, टॉपिक से भटके नहीं हम। बोर्ड कंपोजिशन देखते हैं। बोर्ड कंपोजिशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। कैसे? चलिए देख लेते हैं कैसे। ये तो हमने देख लिया कि इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रंट लाइन है, वो है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यूटी के लिए, है ना। फिर ये बताता है कि किस किस एक्ट के तहत जो भी हमने डिस्कस किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपके शॉर्ट नोट में निकाल दिया है। बोर्ड की कंपोजिशन बड़ी प्रॉब्लम है सर, कैसे? देखिए, सामने है आपके। कंपोजिशन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, इसके जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, क्रूशियल एक्सपर्टाइज है, मिसिंग है इसमें से। कैसे? वो तहत मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि हेड करता है चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी। कौन हेड करता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, याद रखना है, बार बार रिपीट करना है। कौन हेड करता है? चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मेंबर रहता है, ये इनको हेड करते हैं और गाइड करते हैं डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसमें से 50%, याद रखिएगा, यस 50%
अगर सोचिए जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का 50% लोग ही कहाँ, जैसे 10 एसपीएससी और पीसीसी की स्टडी रिप्रेजेंट करता है कि इसमें से अथॉरिटी जो है इंडस्ट्रीज से आते हैं, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन से आते हैं, लोकल अथॉरिटी से, वही लोग हैं जो एक तरीके से जिनके ऊपर हमें कंसर्न उठाना चाहिए। जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं वही लोग इसके अंदर हैं, तो वो क्या अपने खिलाफ चीजें करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सेम टाइम में जहां पे जरूरत है साइंटिस्ट की, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, एकेडमिक्स की, उसमें से वो सिर्फ ओनली 7% है ना। मतलब जिनकी ज्यादा हमें आवश्यकता है कि यार ये लोग जो है ज्यादा होने चाहिए, तो वो लोग क्या है, वो लोग यहाँ पे कम है, 7% है। तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना। What is even more worrying of the most board do not meet the statutory requirement. At least 2 board members who have a knowledge of experience in air quality management given scale up to cause of air pollution in India. तो 2 मेंबर तो कम से कम ऐसे होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, जिनको एयर के बारे में, एयर क्वालिटी के बारे में पता हो, नॉलेज हो अच्छा खासा। वो मिसिंग है यहाँ पे, है ना। एक ऐसा कम से कम एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो हेल्थ में फोकस करे, वो एक मिशन है यहाँ पे पॉल्यूशन पॉलिसी के तहत। तो ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाली चीज है कि इसका जो कंपोजिशन है प्रॉपर डगमगाया हुआ है। 50% लोग वही हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, 7% इसके अंदर साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्टीज हैं, एकेडमिक्स से हैं, जो कि बहुत कम है। फिर 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो मतलब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को देखें, वो लोग नहीं है यहाँ पे, उन लोगों की कमी है ना। हेल्थ में फोकस करने वाले लोग होने चाहिए, वो लोग नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत ही नेगेटिव सी चीज है जो आपको आंसर राइटिंग के अंदर अपने मेंशन करनी है। सेकंड क्या है, एसपीसीबी की लीडरशिप। जी हाँ, एसपीसीबी की लीडरशिप को याद रखना है। चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी लीड करते हैं, जो कि एंजॉय नहीं करते लॉन्ग स्टेबल एंड फुल टाइम टेन्योर। ये मतलब ऐसा है कि जो आपने सुना होगा ना कि आपने कहा सुनी होगी, आया राम गया राम, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बस यही काम चल रहा है। मतलब हद तो तब हो गई कि कुछ लोगों की यहाँ पे जो चेयरमैन है, आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये एग्जांपल आप जब भी आंसर लिखें और इस तरीके का पॉइंट अगर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, तो आप ये एग्जांपल पुट आउट कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 18 दिन के लिए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया था। बताइए, अब जो बंदा 18 दिन के लिए अपॉइंट हो रहा है, 18 दिन में उसे हटा दिया जाता है, वो क्या पॉलिसी बनाएगा, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या एक्शन लेगा। यहाँ पे लॉन्ग टेन्योर और स्टेबल टेन्योर की आवश्यकता है ना। मतलब ऐसा इसको ऐसा हल्के में ले रहे हैं ये लोग, है ना, बहुत हल्के में ले रहे हैं। हाँ, अपन देखेंगे इनको। और 15 दिन के लिए एक सेक्रेटरी के लिए था हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 15 दिन में उसको हटा दिया गया। तो लीडरशिप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लूज है, ये चीज आपको याद रखना है ना। इनका टेन्योर बहुत ज्यादा लूज है, तो ये बहुत ही कंसर्न चीज है। तो 2 पॉइंट तो आपके बड़े बड़े हो गए। देखिए डिटेलिंग में समझा रहा हूं, लिखना शॉर्ट में है, आपको लिखना कैसे है वो भी बता रहा हूं, है ना। इस तरीके से आप देखिए एसपीसीबी की लीडरशिप क्या है, यहाँ पे लूज है, फिक्स नहीं है यहाँ पे, ये याद रखना है। लीडरशिप में प्रॉब्लम है, उनकी टेन्योर में प्रॉब्लम है, टेन्योर फिक्स नहीं है। एसपीसीबी जो है अंडर स्टाफ्ड है, मतलब लोग ही नहीं है भाई, बड़ी प्रॉब्लम जा रही है सर। यहाँ पे क्रिटिकली अंडर स्टाफ है, क्रिटिकली अंडर स्टाफ, मतलब एटलीस्ट 40% ऑफ ऑल सैंक्शन पोस्ट आर वैकेंट। मतलब बताइए 40% तो पोस्ट जो है वैकेंट जा रही हैं, जिसमें से 50% तो वही हैं जो पॉल्यूट कर रहे हैं, वही लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं। तो बहुत ही नेगेटिव सी चीजें, मतलब एक तरीके से ठप्प पड़ा हुआ है। तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, ये 84% झारखंड के अंदर पोजीशन, हाई पोजीशन खाली है, 75% बिहार के अंदर और हरियाणा के अंदर खाली है ना। तो इनएडिक्वेट स्टाफ स्ट्रेंथ है, और जो है भी सक्सेस मॉनिटरिंग। अब अगर सर बोलते हैं यार स्टाफ कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टाफ कम है उसकी वजह से क्या होगा, इंडस्ट्रीज की मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, है ना। कुछ इन्फोर्समेंट एक्शन अपन नहीं ले पाएंगे, वॉल्यूशन के केसेस को अपन नहीं देख पाएंगे, स्टैंडर्ड को सेट नहीं कर पाएंगे, है ना, प्रायोरिटाइज नहीं, प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे अपन कोई भी चीज को। ऐसे ही होता है जब आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो ना तो जीभ लटकने लगती है। तो बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश लेस देन अ डे टू इंस्पेक्ट, एक दिन से कम का समय मिलता है इंस्पेक्ट करने के लिए। किस किस जगह पे, बिहार, झारखंड, पंजाब, बहुत ज्यादा वर्कलोड है इंजीनियर्स के ऊपर। तो सोचिए क्या करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। तो इस चीज को हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो जब भी आप वे फॉरवर्ड में लिखें, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आए और पॉल्यूशन से रिलेटेड, बॉडीज से रिलेटेड, तो आप इन सारे पॉइंट्स को अपने आंसर के अंदर डाल सकते हैं, है ना। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-2 3-3 पॉइंट ही रटिए, लेकिन आप ऐसा बना लीजिए कि यार इससे क्वेश्चन आए तो छूट के नहीं जाना चाहिए, है ना। चलिए, ये आप यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने आपको सब कुछ, तो ये आप पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए ये एक छोटा सा आर्टिकल है, रिपोर्टिंग केस
हमने कल ही इसके लिए डिटेल में डिस्कशन किया है कि कैसे ये 2 फिंगर 3 फिंगर टेस्ट होता है ना। और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इस बार बताया है कि किस तरीके से किसी की सेक्सुअल ऑफेंस हैज़ बीन फिंगर टेस्ट जो टेस्ट था सर्वाइवर के ऊपर, ये ऐसा बताया जाता है ग्रॉस वायलेशन टू प्राइवेसी, ठीक है ना, अ हॉरर अपॉन हॉरर। तो ये जो पॉइंट्स मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए मैं वैसे तो कल डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब भी वुमेन से रिलेटेड इशू आए और रेप से रिलेटेड कोई भी इशू आप लिख रहे हो तो वहां पे ये कीवर्ड्स मेंशन जरूर करिएगा, ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, अ हॉरर अपॉन हॉरर। मतलब पहले तो वैसे उनके साथ हॉरर हो चुका है, बहुत बड़ी घटना हो चुकी है ना, जिससे ट्रॉमा से वो फेस करके आ रही हैं, उसके बाद फिर से आप उस तरीके से हरकत कर रहे हैं। मतलब ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है, एक तरीके से उनका कितना ज्यादा वॉल्यूशन हो रहा है, फिर तरीके से हॉरर अपन हॉरर है। तो ये आप आंसर के अंदर मेंशन करेंगे तो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट दिखेगा कि हाँ इसके अंदर जो वोकैब है बहुत सटीक पॉइंट लिखना है ना। तो ये 2 फिंगर और 3 फिंगर की जो टेस्ट है उसको आप बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस का नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा कभी कभी यूपीएससी के अंदर पूछ लिया जाता है, हालांकि पूछते नहीं है, बट वनडे एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है ना। चलिए, वुमेन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हैबिचुअल और सेक्स इंटरकोर्स जिसने किया है और जो हैबिचुअल टू सेक्स इंटरकोर्स है तो उनके साथ ये टेस्ट होना ही चाहिए, और उनको मतलब ये है कि उनके साथ रेप हुआ तो ये टेस्ट निकल के आ जाएगा नेगेटिव, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, ये सब नहीं है ना। तो उनको ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, पर्पस क्या है, सेक्शन 375 उनके अंदर कैसे लागू होगा, ये सारी चीजें ये आपको आर्टिकल जाकर रीड करना है ना। ये सारी न्यूज मैं डिस्कस कर चुका हूं कल के अंदर आर्टिकल के अंदर डिटेल में डिस्कशन किया, तो वहां पे जाके देखना है, नीचे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, है ना। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कैन नॉट बी रेप्ड, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इट इज अ पेट्रियार्कल एंड सेक्सियस्ट टू सजेस्ट दैट वुमन कैन नॉट बी लीव व्हेन शी स्टेट्स टू शी वाज रेप्ड। तो ये जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है इसको हटाने की आवश्यकता है, ये बहुत ही गलत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें बोली हैं कि आपको याद रखना है। सेक्शन, चलिए आपको बताना है सेक्शन 53 ये क्या है, चलिए मैं ही बता देता हूं, है ना। आप सेक्शन 375 रेप से रिलेटेड है, रेप अंडर आता है, लिख लीजिए अलग से। सेक्शन 53A क्या कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत क्या है ये देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट एक नया पॉइंट है। इन्होंने बताया कि सेक्शन 53A ऑफ एविडेंस एक्ट ये क्लियरली कहता है कि एविडेंस ऑफ द विक्टिम कैरेक्टर ऑफ हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रिलेवेंट टू द इशू कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब अगर कोई भी विक्टिम, कोई भी महिला, कोई भी विक्टिम जो है, अगर वो पहले सेक्सुअली एक्टिव थी और किसी के साथ थी और जो भी था, उस वजह से आप ये नहीं ऑफेंड कर सकते हो कि यार इसके साथ सेक्स नहीं हुआ है। तो इंडियन एविडेंस के अंदर उस चीज को एविडेंस के तौर पे आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हो कि यार ये आप मतलब पर्टिकुलर जो बंदा है उसके साथ सेक्सुअली एक्टिव थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेप करने का अधिकार भी मिल चुका है, आप जबरदस्ती करेंगे उसके साथ। दिस इज नॉट वैलिड, है ना, ये प्रॉपर तरीके से गलत है, इसके ऊपर बैन होना चाहिए, और ये एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 53A के अंदर नहीं आएगा, याद रखना है आपको, क्लियर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर को एक डायरेक्शन दिया था, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को बैन कर दिया गया है इसके तहत, और अलग अलग हॉस्पिटल, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी चीजें जो है कि नहीं होना चाहिए, और ये चीज जो है फैला दी गई है, बता दी गई है ना। और साथ ही करिकुलम एक्टिविटीज जो हम पढ़ाई करते हैं उसके तहत भी जो पढ़ाया जाता है ना, उसमें भी ये करिकुलम में फैला दिया गया है कि क्या किस तरीके से 2 फिंगर और 3 फिंगर जो टेस्ट है वो बैन कर दिया गया है। जो भी मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं बच्चे उन सब के कोर्स के अंदर भी इसको डाल दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए, एक छोटा सा डेटा आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी वुमेन्स रिलेटेड इशू है तो आप इसको डाल सकते हैं। क्या, सी इज टू ब्लेम फॉर द असॉल्ट, रेप ऑफन गो अनरिपोर्टेड and the conviction rate is low to 28.6% in 2021। तो conviction rate कितना है, बहुत कम है। ये किसका डेटा है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। 28.6% 2021 के तहत अनरिपोर्टेड केस में बहुत ज्यादा, जिसमें से कन्विक्शन रेट भी बहुत ज्यादा कम है, 28.6% कन्विक्ट ही लोग होते हैं, क्लियर। चलिए, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। देखिए, ये जो एक आर्टिकल है द C-295 एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसको क्या करना है, मैं कुछ हाईलाइट्स कर दूंगा आप लोगों के लिए पॉइंट, और फिर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं।
तो ये आपको जाके जस्ट रीड करना है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बट हाँ मे बी इन केस इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो आपको जस्ट नॉलेज के लिए आपको एक बार जाके इस आर्टिकल को रीड करना है, कैसे इंडस्ट्री वर्क कर रही है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में। तो क्वेश्चन ऐसा पर्टिकुलर इंडस्ट्री तो नहीं अभी तक पूछा गया है, इतना फोकस नहीं करता है, बट फिर भी आप एक बार नजर मार लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, और वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना रेप विक्टिम से रिलेटेड, अगर फिंगर टेस्ट वगैरह अगर कोई करता है तो यहाँ पे बोला गया कि पेनलाइज किया जाएगा, है ना। एक्टिविस्ट ऐसा मांग कर रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरीके से करता है, कोई भी डॉक्टर ये टेस्ट को परफॉर्म करता है तो क्या होना चाहिए, टू फिंगर टेस्ट को परफॉर्म करने वाले डॉक्टर के ऊपर पेनल्टी होना चाहिए, है ना, पेनल्टी करना चाहिए। तो ये इसकी मांग चल रही है, तो ये सारी चीजें पॉइंट है, वही सारी चीजें हैं, है ना। चलिए एससीओ की मीटिंग हुई थी, अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, आप सबको पता होगा, है ना। जयशंकर जी ने टारगेट किया किसको, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बताइए किसका है, चाइना का है, किसका है, चाइना का है ना। तो ये क्या हो रहा है कि एक्चुअली इंडिया के इलाके से होकर गुजर रहा है, पीओके जो है ना एरिया वहां से गुजर रहा है, और पीओके तो अपना पार्ट है, पाकिस्तान भले ऑक्यूपाइड करके रखा है, बट वो हमारा सॉवरेनिटी के हनन है एक तरीके से, अगर वहां से जा रहा है तो उस इशू को जयशंकर जी ने उठाया है ना। बहुत ही खतरनाक आदमी है जयशंकर जी, है ना। जब बोलना शुरू करते हैं ना तो अच्छा जो कि बोलती बंद कर देते हैं। आप कभी सुनिएगा इनके लेक्चर जब ये भाषण देते हैं ना, बोलते हैं तो। अब बताइए एससीओ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है एससीओ क्या है। और एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, रीजनल, सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ। इसके अंदर कितने मेंबर्स आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताना है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इंडिया इसका पार्ट कब बना। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, है ना। इंडिया इसका कब पार्ट कब बना और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, दैट मीन्स इंडिया या तो बाद में बना होगा, है ना, ये आपको बताना। चलिए आपको मैं मेंबर्स अभी याद करवा देता हूं, है ना। ये क्वेश्चन तय है ऐसा क्वेश्चन पूछना। चाइना, देखिए चाइना का इनिशिएटिव है, ऐसा याद रखिएगा, है ना। तो चाइना तो मेंबर रहेगा ही। अब इंडिया, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया जो है रहेगा ही रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा, ये याद रखिएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं। तो तीन तो याद हो गया, पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा पाकिस्तान। ये तीन मेंबर्स तो आपको रट लेना है, ठीक है ना। ये रहा पाकिस्तान, तीन मेंबर्स तो आपको रट लेना है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। फिर है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने भी तान 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 सबको रट लीजिए, लेकिन अफगानिस्तान नहीं है। एक एक्सेप्शन है, गलती से गलती ना कर दें आप, अफगानिस्तान ऐसा मान लीजिए। कैसे याद रखेंगे, तालिबान का रूल है अफगानिस्तान में, तो इसलिए हमने अफगानिस्तान को नहीं लिया। हालांकि ये चीज पहले हुई थी, बट आप याद रखने के लिए रख सकते हैं, तालिबान का रूल तो अभी आया है। तो अब ऐसा याद रखने के लिए आपके लिए निमोनिक्स बना रहा हूं कि आप ऐसा याद रख लीजिए कि तालिबान का रूल था इसलिए हमने उसको हटा दिया, भैया ये ऐसे फालतू लोग हमें नहीं चाहिए, है ना। तो अफगानिस्तान को बाहर कर दिया, मतलब अफगानिस्तान ऐसा ऑब्जर्वर स्टेट है, बाहर से खड़े होकर मुंह देखता रहता है, तो ऑब्जर्वर स्टेट है ना, तो ऐसा याद रख सकते हैं। बाकी जितने तान हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इवन पाकिस्तान, इंडिया बोले तो हिंदुस्तान, तो जितने तान है वो आ गए, रसिया आ गया और चाइना आ गया। ऊपर रशिया, रशिया तो बड़ा, इतना बड़ा मेंबर है यार, तो आएगा ही आएगा। तो रशिया आ गया, चाइना आ गया, तो आपको याद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। याद कीजिए मेरे साथ फिर से, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया याद रहेगा, तान वाले सारे एक्सेप्ट अफगानिस्तान, है ना। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। आई थिंक अब आपको चीजें याद हो गई होंगी, आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलिए चलते हैं। देखिए डायलॉग पार्टनर्स हैं, गेस्ट अटेंडेंस है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये इतना पूछा नहीं जा सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन्वेसिव ट्री स्प्रेडिंग इन मुदुमलई टाइगर रिजर्व। अब मुदुमलई टाइगर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेसिव ट्री स्पीसीज। ये कौन से स्पीसीज है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। येलो येलो कलर के फ्लावर होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसे सेना स्पेक्टेबिलिस कहते हैं, सेना स्पेक्टेबिलिस कहते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। मुदुमलई टाइगर रिजर्व नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, उसको मैं पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा, है ना। चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्या है, ये वही पेड़ है जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। ये देखिए इस तरीके से येलो येलो कलर के फ्लावर होते हैं, तो ये येलो कलर के फ्लावर जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इन्वेसिव है। अब क्या होता है ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन। चलिए ये है हमारा मुदुमलई टाइगर रिजर्व। अब ये मुदुमलई टाइगर रिजर्व देखा, उसके साथ साथ और भी चीजें देख लेते हैं अपन। अब देखिए यहां पे नीलांबूर, ये रहा मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है ना।
और ऊपर की ओर चलेंगे तो नीलगिरी ये नॉर्थ हो गया, मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, बादीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है। तो ऐसा लोकेशन याद रख सकते हैं। देखिए लोकेशन के लिए ना मैपिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम, बट उसको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन चल रही है। बहुत जल्दी ऐसी मैपिंग लेके आऊँगा तो आप लोग भूल ही नहीं पाएंगे, सारे स्टेट एक एक चीज डिटेल में कवर करेंगे अपन, है ना। चलिए मुदुमलई टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकेशन इसकी हमने देख ली है, ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, स्टेट के अंदर आता है, ट्राई जंक्शन के अंदर आता है। याद रखिएगा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तीन ट्राई जंक्शन है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इस ट्राई जंक्शन में ये आता है मुदुमलई टाइगर रिजर्व, है ना। तो मुदुमलई टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है, ट्राई जंक्शन में आता है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेन पार्ट इसका पड़ता है। इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। बताइए कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को, कब बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, सन बताना है आपको, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, याद रखिएगा, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, विथ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर है, ठीक है ना। इन वेस्ट, और वेस्ट में कौन है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है, नॉर्थ में इसके, और मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यहाँ पे साउथ के अंदर है, ये याद रखना है आपको। मुडुमलई का मतलब होता है एंशिएंट हिल रेंज। क्या होता है, एंशिएंट हिल रेंज। इसके ये 65 साल पहले आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट जो है फॉर्म हुआ था, तो छोटी सी इंफॉर्मेशन है। फ्लोरा इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं, जैसे रिजर्व टॉल ग्रासेस देखने को मिलती है, कॉमनली रिफर टू एलिफेंट ग्रासेस, क्वेश्चन इसके ऊपर यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, एलिफेंट ग्रास से रिलेटेड, और लेमन ग्रास ऑप्शन में था उसका, है ना, लेमन ग्रास, एलिफेंट ग्रास पूछा जा सकता है इस बार की एलिफेंट ग्रास मेनली कॉमनली कहां पे मिलती है, तो याद रखना है मुडुमलई टाइगर रिजर्व, याद रहेगा आपको ना। बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, लंबी लंबी ग्रासेस होती है, एलिफेंट है लंबे लंबे होते हैं इसलिए बड़ी बड़ी ये ग्रासेस होती हैं। बैम्बू मिलते हैं यहाँ पे जाइंट वैरायटी के अंदर, है ना। कुछ फना देख लेते हैं, जैसे कि फ्लैक्सिक स्पीसीज इसकी टाइगर है और एशियन एलिफेंट है, ये दोनों याद रखना है। टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो रहेगा, साथ में हाथी भी है, एशियन एलिफेंट भी है। कुछ अदर स्पीसीज है जैसे इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, है ना, मलाबार जाइंट स्क्वायर, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, ये सारी चीजें आपको याद रखना है ना। कुछ बर्ड्स की स्पीसीज भी हैं, जैसे कि वाइड वैरायटी, मोर देन 260 बर्ड्स की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। 8% ऑफ द बर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया आर रिकॉर्डेड इन मुडुमलई। देखिए इंडिया के अंदर जितनी स्पीसीज मिलती हैं बर्ड की, उसमें से 8% तो केवल कहाँ है, एक जगह पे, कहाँ पे, मुडुमलई टाइगर रिजर्व के अंदर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है ये आप लोगों के लिए, है ना, ये याद रखना है ना, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम कुछ इस पेड़ के बारे में देख लेते हैं। ये केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है, ये आपको थोड़ा सा एक बार जाकर रीड करना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काफी ज्यादा मिलता है। अब इन्वेसिव स्पीसीज क्या होते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं वहां से आते नहीं, मतलब वो उस पर्टिकुलर जगह के नहीं होते एक तरीके से, है ना, ये बाहर से आए हुए होते हैं। एक तरीके से इनको आप फॉरेन स्पीसीज भी कह सकते हैं, है ना, फॉरेन से आए हुए होते हैं। और ये कहते हैं जो एंडेमिक है, जो यहाँ की स्पीसीज है, यहाँ के जो पेड़ है, पौधे हैं, उन सबको खतरा पैदा करते हैं, उन सबको फिर ऐसा उनकी जगह पे ये अपना जगह तैयार कर लेते हैं, खुद उग जाते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, बहुत तेजी से फैलते हैं ये, है ना। ये नेटिव है, कहाँ के नेटिव है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका के नेटिव वहां के हैं, और इंडिया में आके बस गए एक तरीके से, कहीं भी किसी बीच के थ्रू या कहीं किसी भी थ्रू जो है आगे, उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो ये पूरा आपको रीड करना है डिटेल में, ये आपका होमवर्क है ना। ये लीज कंसर्न कैटेगरी के अंदर डाला गया है ना, किस तरीके से फैलता है क्या, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। और देखिए ये एक छोटी सी न्यूज़ थी कि इंडिया फैक्ट्री आउटपुट जो ग्रोथ है 4 मंथ लो पे है, ये आपको याद रखना है ना। चलिए आज के जो हमारे महान एक पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, ये महानों में महान है ना, इनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। वो है राजा राम मोहन रॉय। देखिए राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है। मैं पर्सनली इनको बहुत ज्यादा, मतलब ये मैं क्या कह सकता हूं, उनके बारे में बहुत ज्यादा मानता हूं, है ना। तो इनके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आप इनके बिल्कुल फैन हो जाएंगे। आज इनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनका जन्म होता है 1772 में और इनकी मृत्यु होती है 1833 में। हालांकि ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती है, ऐसे लोग आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, है ना। तो पर फिर भी
फिजिकली इनकी मृत्यु होती है 1833 के अंदर। 1772 में इनका जन्म होता है राजा राम मोहन रॉय जी के रॉय का। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, देखिए कैसे कैसे खिताब मिले हैं। फादर ऑफ बंगाल रेनेसा, तो इन्हें फादर कहा गया है, मॉडर्न इंडिया का फादर। मतलब हमारे यहाँ जो इंडियन के अंदर आज जो मॉडर्निटी है ना, वो कहां से आई है? वो इनकी देन है एक तरीके से, इन्होंने शुरुआत की थी। ये क्या है? ये ओरिजिन है मॉडर्न इंडिया के। तो बहुत मतलब ऐसी पर्सनालिटी आज तक देखी नहीं। रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे ये मतलब एक बहुत ज्यादा एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने, और ये बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ब्राह्मणवाद को मानते थे और कुछ इस तरीके से करते थे कि यार अछूत और अनटचेबिलिटी इन सबको बिल्कुल नहीं मानते थे, है ना। ये जो कहना चाहिए ना कि उस जमाने में 1772 18th सेंचुरी के अंदर, 17th 18th सेंचुरी के अंदर ये उतना उस लेवल का इनका नॉलेज लेवल था, उस लेवल का साइंटिफिक अप्रोच रखते थे, रैशनल थे, रैशनलिज्म था, मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच रखते थे, सोशल इक्वलिटी में भरोसा करते थे, सभी ह्यूमन बींग को एक साथ एक जगह जैसे मानते थे। ये बोलते थे कि इक्वलिटी ही सब कुछ है, सोशल इक्वलिटी की बात करते थे। उस जमाने में बात करना सोशल इक्वलिटी की बहुत बड़ी बात है। चलिए आप लोग इनके बारे में बताइए कि इन्होंने कौन सी कैसी चीज की है जिनके बारे में ये एकदम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, बताइए। जी हाँ, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को हटाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो कौन है? हमारे प्यारे राजा राम मोहन रॉय जी। इन्होंने 1829 में ये जो सफल हुए थे, और इन्होंने एबोलिशन कर दिया था सती का लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, हालांकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये उस समय, और इन्होंने फिर इनके प्रयासों के द्वारा ही सती प्रथा बैन हुई है। क्लियर हुआ। 1803 से 1814 तक इन्होंने कुछ वर्क किया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा पर्सनल दीवान वर्क किया, पहले वुडफोर्ड के अंदर, फिर डिग्बे के अंदर। तो ये याद रख सकते हैं आप, है ना, हल्की सी इंफॉर्मेशन है। देन फिर ये इंग्लैंड विजिट करते हैं एज एम्बेसडर मुगल किंग अकबर के, ठीक है, मुगल किंग अकबर शाह टू, है ना, वो अकबर नहीं, अकबर शाह टू की बात करता हूं। और इसीलिए इतने ज्यादा बुद्धिमान थे ना, मतलब इनका लोहा लेते थे लोग, कहते थे यार ये मतलब क्या है यार, किस लेवल की मतलब इनकी नॉलेज लेवल है, आप मतलब बता नहीं सकते हम, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय जी जो हैं, इनको टाइटल दिया गया था राजा का, किसने दिया था? अकबर टू ने। इनका नाम क्या था? इनका नाम नहीं था राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम था राम मोहन रॉय। इनको टाइटल किसने दिया था राजा का? अकबर टू ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है, और स्टेट पीसीएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म क्या क्या किया है ना। देखिए अलग अलग मैंने कैटेगरी बना दी है जिससे आप चीजों को याद रख सकें। wanted to purify हिंदुज्म, ये हिंदुज्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदुज्म को पूरी खत्म कर दिए, हिंदू थे और हिंदुज्म को मानते थे और हिंदू को प्यूरिफाई करने की बात करते थे। ये कहते थे प्रमोट मोनोथेस्टिक आइडियल ऑफ वेदांता, वेदांता इज बेस्ड ऑन रीजन। ये कहते थे वेद रीजंस हैं, वेदों के अंदर हमारे आज हम लोग भूल चुके हैं वेदों को, सारी चीजों को, पर ये कहते थे वेदों के अंदर क्या है, रीजंस छुपे हुए हैं, उनको पढ़िए, उनको समझिए आप। ये प्यूरिफाई करने की बात करते थे, मोनोथिज्म की बात करते थे कि भगवान एक है ना, तो उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। इन्होंने एक पहली अपनी बुक निकाली थी, ये याद रखना, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये एक बुक का नाम आपको याद रखना है। 1803 में ये जो है इन्होंने एक बुक निकाली थी। फिर 1814 में इन्होंने आत्म सभा की स्थापना की कलकत्ता के अंदर। तो आत्म सभा की स्थापना आपको याद रखना है, आत्म सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने। कहां पे? कलकत्ता के अंदर। कब? 1814 में। रिपीट करना है, चाहे तो याद रखने के लिए आप याद रखिए और कमेंट सेक्शन में इसको भर दीजिए फटाफट, है ना, भर दीजिए आज कमेंट सेक्शन आज। क्रिटिसाइज द रिचुअल ऑफ क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज किया। देखिए उस समय जब क्रिश्चियनिटी इतना ज्यादा हावी था, इंडिया के अंदर रूल कर रहा था, एक तरीके से वहां के लोग हम पर रूल कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो है रिजेक्ट किया क्रिश्चियन को, क्रिस्ट को, इनकारनेशन ऑफ गॉड को बताया, और इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रेसिस्ट ऑफ जीसस। तो 1820 में ये कितना बड़ी चीज है उस समय ये चीज करना, है ना। और मोनोथिज्म को इन्होंने सपोर्ट किया था, यूनिवर्सल मॉडल दिया था ह्यूमैनिटी का, ह्यूमैनिटी ही सब कुछ है ना। सोशल रिफॉर्म क्या किया, तो आपको पता है सोशल रिफॉर्म आप लोगों को। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन बनाया 1821 के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 में, जो कि फिर बाद में ब्रह्म समाज बन गया, ठीक है। पहले ब्रह्म सभा की स्थापना की, जब इन्होंने बनाया तो उसे ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, जो 1828 में बनाया 1828 के अंदर, बाद में उसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ये आइडियोलिटी के वर्शिप के अगेंस्ट है, मतलब ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, उसे मीनिंगलेस कहते थे, है ना। तो ये इनका सोचना था, इनका मानना था। ही कैंपेन अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट से, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट से, सुपरस्टिशियस के अगेंस्ट से,
है ना, कि जो भी ऐसे फैलती रहती थी ना कि यार ऐसा है वैसा है, सुपरस्टिशियस जो थिंग्स समाज में फैली थी, उन सब के अंदर अगेंस्ट से ये, है ना, इंटॉक्सिकेंट्स के अगेंस्ट से। तो अलग अलग प्रकार की इंटॉक्सिकेंट्स जो हुआ करती थी उन सब के अलग से, जैसे कि सती, एबोलिशन ऑफ सती में विडो रिमेरिज की बात करते थे कि विडो की रिमेरिज होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात करते थे, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, इलिटरेसी ऑफ वुमेन को हटाना है हमें, है ना, वुमेन को एजुकेट कीजिए। तो उस समय पे ये चीजें करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी। आज भी हमारे समाज में वुमेन से रिलेटेड अगर वुमेन रीमैरिज की बात कर लो तो फिर देखो, है ना, कैसी कैसी चीजें होती हैं, बट उस समय ये बात करना बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये मानूंगा। एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर इन्होंने क्या किया, डिड मच डिसमेंटल बेनिफिट्स टू मॉडर्न एजुकेशन लेके आइए, है ना, डेविड हैरे को एफर्ट को सपोर्ट किया, और डेविड हैरे के सपोर्ट के साथ साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना करी 1817 के अंदर। 1822 में फाउंडेड द एंग्लो हिंदू स्कूल, एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना करते हैं 1822 के अंदर। 1825 में स्टैब्लिश करते हैं वेदांता कॉलेज की, 1825 में स्टैब्लिश वेदांता कॉलेज, ठीक है, ऑफ कोर्स इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेज वेयर ऑफर्ड। देखिए कितनी बड़ी चीजें, कितने ज्यादा मतलब महान। देखिए ना, ये वेदांता कॉलेज बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या करते हैं, इंडियन लर्निंग को, आपको ऐसा नहीं है कि आप इंडियन लर्निंग को भूल जाइए, हमारे जो चीजें उसको भी नहीं भूलना है, ट्रेडिशन को लेके चलना है, साथ में जो वेस्टर्न से नई नई चीजें आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं उसको भी ले लेना है, फिजिकल साइंसेस जो डिस्कवरीज हो रही हैं उसे भी सीखना है, सब कुछ सीखना है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना अपना। बहुत अच्छे पॉइंट्स इनके, है ना। बंगाली लैंग्वेज के इन्होंने इनरिचमेंट किया है, बंगाली लैंग्वेज को, बंगाली ग्रामर की बुक लिखी है, या देखिए ग्रामर की बुक लिख डाली, बताइए कितने महान आदमी। इनको ऐसा कहा जाता था इनको कई लैंग्वेज का नॉलेज था, है ना। राजा राम मोहन रॉय जो थे, एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म भी इन्होंने किया, जैसे सिविल लिबर्टीज के ऊपर काम किया, प्रेस के फ्रीडम के ऊपर काम किया इन्होंने, प्रेस सेंसरशिप वॉज रिलैक्स करवाया लॉर्ड हेस्टिंग से 1819 में। राजा राम जो राम मोहन फाउंडेड तीन जर्नल्स इन्होंने लिखे, है ना, पत्रिकाएं अपनी निकाली, कौन कौन से, ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821 में, याद रखिएगा, इनके सारी चीजें रट लीजिए। बंगाली वीकली निकाला था, वीक में एक बार आता था बंगाली लैंग्वेज में, संवाद कुमुदी, याद रखना है, 1821 के अंदर। फिर पर्शियन वीकली निकाला, मिरत उल अकबर, याद रखिएगा। टैक्सेशन रिफॉर्म निकाला, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेंट होना चाहिए कितना, वो एक फिक्स करवाया। रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स के अंदर जो एक्सपोर्ट होता था उसमें बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगती थी, उसके ऊपर इन्होंने रिड्यूस करवाया। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म बहुत ज्यादा करवाया इन्होंने। राम मोहन रॉय जी बहुत तगड़ी पर्सनालिटी थी, है ना। लिटरेरी वर्क क्या क्या इन्होंने, ये हमने पढ़ लिया है। 1804 में इन्होंने वेदांता ग्रंथ लिखा, 1815 के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजों का ट्रांसलेशन भी किया, है ना। वेदांत सारा 1816 के अंदर, ये उपनिषद जो है 1816 में, है ना। ये चीज आप ऐसा रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। डिफेंस ऑफ हिंदूइज्म 1820 में। परसिस्ट ऑफ जीसस, है ना, एक बुक जो लिखी थी जहां पे जीसस को और जीसस उन्होंने क्रिश्चियन को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया। बंगाली ग्रामर, ये आपको याद रखना। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी 1829 में। गौड़िया व्याकरण, ठीक है, तो 1833 में। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप एक बार रीड कर लेंगे, 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, एक बार आपने सुन लिया है तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना। क्लियर। फर्स्ट अमेंडमेंट एक 1951। आज देखते हैं अपन फर्स्ट अमेंडमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, अलग से न्यूज़पेपर से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था, उसको भी लेके आया हूं। इसके ऊपर एक पीआईएल चैलेंज किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के ऊपर। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या लेके आता है, वो चीज देखते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको ये चीज करनी है। फर्स्ट अमेंडमेंट ने पूरा याद करना है आपको, क्या क्या चीजें हुई थी, किस किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था। मैं छोटी सी चीज आपको बता देता हूं, आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 170, ये सारे आर्टिकल जाना है। आज आपको घर में जाके लक्ष्मीकांत से रीड करना है सारे आर्टिकल्स को। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, जनरली यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को, लीगल डॉक्ट्राइन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वो बताया जा रहा है कि यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर एक तरीके से कह लीजिए कोर्ट है, मतलब एक तरीके से किसी भी चीज का बेसिक चीज है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से अगर ये बेसिक प्रिम्बल है तो प्रिम्बल हटा नहीं सकते, प्रॉपर का प्रिम्बल नहीं हटा सकते, फंडामेंटल राइट्स किसी के ऐसा छीन नहीं सकते, है ना, जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का होने का फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसी चीज आप कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ले सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेस है उसका, अगर वही हट गया तो वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज नहीं ले सकते, उसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 15, 19, 31A, 31B, ये सारी चीजें जाके आपको आज रीड करना है, ये आपका होमवर्क है ना। एक क्वेश्चन साथ में करना है, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में हमने डिस्कस किया। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। किस तरीके से उन्होंने मॉडर्न इंडिया को बनाया है, इस चीज को आपको डिस्कस करना है 250 वर्डों में। ये क्वेश्चन आपको लिखना है। क्लियर। चलिए,
देखिए एक छोटी सी न्यूज है, समंथा जी जो हैं इनके ऊपर एक न्यूज है, इनको एक प्रॉब्लम हो गई है ना, डिसीज है, ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं इसे, ऑटो इम्यून डिसीज है। अब ये मायोसिटिस करके नाम है डिसीज का। हम ये डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, ये डिसीज क्या है, कैसे होती है प्रॉपर। देख मायोसिटिस को डिस्कस करने से पहले पहले हम चलते हैं, आपको मैं डिस्कस करता हूं ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है। देखिए ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है, देखिए आपका इम्यून सिस्टम है ना, बाहर से कोई भी चीज आती है, कोई बीमारी आई, जैसे आपको सर्दी हो गई है ना, आपको क्यों होगी भाई, आपके दुश्मन को सर्दी, है ना। चलो हम ले लेते हैं डब्लू, हमारा एक नया करेक्टर आ गया है डब्लू। तो डब्लू जी को क्या हो गया, डब्लू को होगी सर्दी, आपको सर्दी तो हो ही नहीं सकती, आप तो होशियार आदमी है ना। डब्लू को हो गई सर्दी। अब डब्लू को जब सर्दी हो गई तो बाहर से क्या आएगा, बाहर से वायर, मतलब इस डब्लू का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होगा, तगड़ा है, बहुत तगड़ा। तो उस सर्दी से लड़ने के लिए उसका इम्यून सिस्टम ही काफी है, तो वो जो बाहर से आपको दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं है, उसने ठीक कर डाला। तो ये इम्यून सिस्टम का काम है, वो क्या करता है, एंटीवायरस बनाने लगता है, मतलब एंटीबॉडी बनाने लगता है, एंटीवायरस नहीं एंटीबॉडी बनाने लगता है, बाहर से कोई भी ऐसी चीज आती है उससे लड़ता है ना। तो ये इम्यून सिस्टम का काम है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को कभी कभी घबरा जाता है, उसको पता नहीं चलता कि यार वो कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, थोड़ा पगला जाता है। जैसे डब्लू है, डब्लू का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा पगलाया हुआ है, वो क्या करता है, एबनॉर्मल है, कहा ना कि पगलाया हुआ है, तो एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो एबनॉर्मल है उसका रिस्पॉन्स करता है। वो क्या करता है, जो सही चीज है, जो सही टिश्यू है, जो सही सेल है बॉडी के अंदर, कोई भी पार्ट हो सकता है, या तो वो स्किन हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं, बोन्स हो सकता है, लंग्स, नर्व्स, ट्रैक, ब्लड, कुछ भी हो सकता है, थायराइड ट्रिगर, इससे कैंसर, लुकमीनिया ऐसी जैसी बीमारियां भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक अम्ब्रेला डिसऑर्डर है, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ऑटोइम्यून, तो वो क्या करता है, एक जो सही टिश्यू, सही सेल है उसको जाके इफेक्ट करता है और उसको खत्म करता है। जब उसको खत्म करेगा तो बीमारी पैदा होगी, है ना। जो सही चीजें, जो सही फंक्शन कर रही उसको जाके बिगाड़ देगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये जनरली वुमेन के अंदर बहुत तेजी से देखने को मिलता है ना। 10 जो डिसीज होती है, इट हैज बीन एस्टिमेटेड ऑटोइम्यून डिसीज आर अमंग द टॉप 10 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग द वुमेन एट द ऑल एज ग्रुप अप टू 65 ईयर। 65 साल तक की औरतें जो भी हैं उन सब में ऑटो, जो डेथ के ज्यादा मेजर कारण, उसमें से टॉप 10 कारण में से ये एक ये कारण है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रोनिक डिसीज है, आप ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है ना। तो एक बहुत ही दुखद सूचना हम लोगों ने देखी कि समंथा जी को जो है ये बीमारी हो चुकी है, बट देखिए अब इनकी क्योर चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है ना। आई होप मैं भी वो करूंगा कुछ, मतलब भगवान से प्रार्थना करूंगा कि चीजें ठीक हो जाएं। चलिए देख लेते हैं अब इनको पर्टिकुलर जो डिसीज है इसमें क्या होता है। मायोसिटिस जो डिसीज है रिफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स, मतलब में क्या होता है, मसल्स के अंदर जो इनकी मसल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, फटीग आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा थक जाएंगे मसल, है ना। मसल्स के अंदर पेन होगा, कोई भी सामान, जैसे आगे सामान है वो सामान आप उठा नहीं पाओगे, ये सामान है वो सामान उठा नहीं पा रहे, तो मतलब बहुत ज्यादा थकावट होगी, बहुत इंजरी टाइप की रहेगी, मसल्स ऐसा लगेगा कितनी बड़ी इंजरी हो सकती है, इंजरी हो गई है, और इंजरी हो भी जाती है, हल्के सी चीजों में इंजरी हो जाएगी, पर्सन उसको चलने में प्रॉब्लम होगी, वॉकिंग करने में प्रॉब्लम होगी, है ना, हर चीज में, इवन लोगों को सोने में, खाने में, सिटिंग पोजीशन में धीरे धीरे अगर बढ़ती जाएगी तो ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और वो बंदा जो होगा वो क्या ले लेगा, बिस्तर पकड़ लेगा। तो एक बहुत खतरनाक बीमारी है मायोसिटिस, भगवान करे किसी के दुश्मन को भी ये डिसीज ना हो, है ना। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, है ना, अब जहां तक आ गए हैं तो मैप देख ही लेते हैं अपन। चलिए मैप ऑफ लेटिन अमेरिका कंट्रीज, आप जाके आज मैप इन लेटिन अमेरिका कंट्रीज को आप जाके मैप में देखना है। ब्राजील ये रहा हमारा, है ना। यहाँ पे रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, लूला जी जो है जीत के आए हैं, लूला याद रखना है, लूले हैं ये, है ना। ऐसे अपार्ट जोक है ना, सीरियस ना लीजिएगा। 2010 ये सारी चीजें आपको जाके इसको रीड करना है। प्रेसिडेंट ऑफ बोल्सोनारो हैं ये, तो ये आपको रीड करना है ना। ये सारी चीजें आपको रीड करना है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर जो रंजन गांव है वहां पे एक बहुत बड़ा क्या हो रहा है, पहला ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तैयार किया गया है। इंडिया है सेट टू अ टारगेट ऑफ $300 बिलियन का, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 2025 से 26 के बीच में।
इस 25-26 तक के अंदर 2-3 साल के अंदर अंदर हमको ये चीज कवर करनी है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाना है, इकोसिस्टम का हमें तैयार करना है, डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। और आज हमने काफी ज्यादा चीजें और काफी ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया और बहुत सारे बैकग्राउंड में जाके भी चीजों को देखा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपकी और चीजें हो भी गई होंगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, स्टडी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां जहां पे भी आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज बेधड़ल्ले से इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।